ठीक है, यहां तक हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से पूरे भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब पूरे भारत में चल रहा था तो बहुत सारे कंट्री साइड में हमने देखा कि किस तरह के आंदोलन हो रहे थे। जैसे अभी आपने देखा स्वराज इन द प्लांटेशन, असम में जो प्लांटेशन हुआ, प्लांटेशन में जहां जो ये देख रहे हैं इमिग्रेशन एक्ट लागू था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, वहां पर लोगों ने किस तरह से स्वतंत्रता को समझा। गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक अलग ही ढंग से उन्होंने लिया। वहीं अवध में किसानों ने किस तरह से आंदोलन किया। तो साथ ही हम लोगों ने यह भी देखा कि आंध्र प्रदेश के गोरिल्ला मूवमेंट कैसे हुआ। चारों तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, लेकिन इधर कुछ अलग आंदोलन चल रहा था। लेकिन एक जगह ऐसा था, जैसे यहां पर देखिए, इन फरवरी 1920 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हुआ क्या, देखिए बात समझिए कि जब चारों तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, यहां समझते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो चौरी चौरा, ठीक है, यह चौरी चौरा जो था, ठीक है, यह चौरी चौरा जगह पर आंदोलन हुआ, जहां आंदोलन में ब्रिटिश के सिपाही और भारतीय ये दोनों लोग टकरा गए, जहां पर चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पूरी तरह से जला दिया गया। जलाने के बाद कुछ भारतीय लोग भी मरे और कुछ ब्रिटिश के सिपाही भी मारे गए, जिसकी वजह से गांधी जी ने देखा कि वाकई में यह आंदोलन वायलेंस का रूप ले रही है। इसी चौरी चौरा इंसिडेंट के वजह से गांधी जी ने डिसाइड कर दिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया जाए, विड्रॉ, बंद कर दिया जाए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करने का निर्णय ले लिए। उधर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करने के लिए निर्णय लिया गया, तो इधर देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो लोगों ने मिलकर जो है ये डिसीजन लिया कि हम ही लोग को कुछ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 1922, ठीक है, इसी 1922 में यही मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, इन दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी बना दिया। ठीक है, दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाया। इन लोगों का बात था कि हम लोग को स्वराज चाहिए, हम भारतीयों का राज चाहिए, ठीक है, हमें किसी दूसरे का राज नहीं चाहिए, हम भारतीयों का राज चाहिए। इन्होंने स्वराज पार्टी बना, एक पार्टी बन गई, ठीक है। ये पार्टी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, जब तक मोतीलाल नेहरू और सीआर दास रहेंगे ये लोग। सोचिए, गांधी जी ने उधर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद किया, इधर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाया। तो वहीं दूसरे साइड में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक मोर रेडिकल मास एजिटेशन की व्यवस्था करने लगा, ठीक है, करने लगे। एक अलग ही ये लोग अपना समूह इकट्ठा करने लगे, किसके लिए, पूर्ण स्वराज के लिए। अब सोचिए, ये लोग स्वराज मांग रहे थे, इन लोगों ने भी पूर्ण स्वराज का डिमांड कर दिया, पूरी तरह से पूर्ण स्वराज का डिमांड। अब देख सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था किधर मोड़ ले रही है। फैक्टर्स दैट शेप इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड लेट 1980। आप कह सकते हैं कि सर ऐसे कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था अलग बदल रही थी। तो देख सकते हैं द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन देखी गई, तो भारत में भी वो आर्थिक डिप्रेशन देखी गई। भारत में पूरी आर्थिक व्यवस्था खराब थी। आर्थिक व्यवस्था खराब होने की वजह से भारत के सभी लोग परेशान थे। तो यह भारत की जब सभी लोग परेशान थे ना, तो ये भी लोग भी एक एकता बना रहे थे, अपने राजनेताओं के साथ जुड़ रहे थे, अपने लीडर के साथ वो जुड़ रहे थे। तो ये एक अलग राजनीतिक रूप ले रही थी। ठीक है, यही नहीं, आगे देखिए आपको आगे क्या देखने को मिल रहा है। यही नहीं, उसी समय आगे जो है एग्रीकल्चर प्राइजेस भी कोलैप्स हुए, जिसकी वजह से भारत की राजनीतिक व्यवस्था अलग हो गई थी। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि सर 1920 तक आपने ये बता दिया, चलिए ठीक है, ये बता दिया कि 1920, ठीक है, आपने यहाँ क्या बताया कि 1922 यहां तक गांधी जी ने एक साइड में, गांधी जी ने क्या किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद किया, दूसरे साइड में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, इन दोनों लोगों ने 1922 में स्वराज पार्टी बना लिए। तो वही दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों लोग पूर्ण स्वराज का डिमांड की ओर चले गए। आगे की क्या घटना घटी, देखिए आगे के चले जाइएगा, तो इधर ये जो राजनीतिक व्यवस्था इससे बन रही थी ना, तो ब्रिटेन में भी इसकी खबर गई। तो वहीं पर ब्रिटेन में उस समय कौन सरकार थी, तो टोरी गवर्नमेंट। ब्रिटेन में उस समय टोरी गवर्नमेंट की सरकार थी। टोरी गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, भारतीयों के कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो कानून विधि है भारत के, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हम लोग अपडेट कर देते हैं, उसके संविधान, उसके कानून प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ हम लोग चेंजेस कर देते हैं। इसी चेंजेस के लिए देखिए साइमन के अंडर, ठीक है, एक सर साइमन थे, सर साइमन के अंदर एक कमीशन, एक आयोग बनाया गया।
उस आयोग में जितने भी मेंबर्स थे, ध्यान दीजिएगा, उस साइमन कमीशन जितने भी मेंबर्स थे ना, सभी के सभी मेंबर्स क्या थे? ब्रिटिश ऑफिसर थे, सभी ब्रिटिश ऑफिसर थे। जब सभी ब्रिटिश ऑफिसर थे तो इस बात की चिंता हुई कि भाई जब सभी ब्रिटिश ऑफिसर हैं और हम भारतीयों के लिए कानून बन रहा है और हम भारतीय के कोई सदस्य नहीं रहेगा, वहां ब्रिटेन में भी विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। और जब 1928 में 1988 में जब साइमन कमीशन अर्थात वह साइमन और अपने साथ जो आयोग वह कमीशन जब लेकर 1928 में आए, तो आने के बाद इन्हें विरोध किया गया। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, देखिए यहां लिखा है ना, साइमन कमीशन गो बैक। और इसी गो बैक करने में, ठीक है, गो बैक करने में और गांधी जी को कम बैक करने में उधर लाला लाजपत राय को जो है बहुत सारी लाठियां बरसाई गई, जिस पर लाला लाजपत राय का 1928 में डेथ हो गया। ठीक है, सभी लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अब देखिए क्या हुआ, तो वहां पर हो गई, तो अब सब चारों तरफ शांति व्यवस्था हो गई। ठीक है, सभी चारों तरफ शांत व्यवस्था हो गई। अब समझिएगा थोड़ा सा, इधर क्या होता है कि 1929 में, दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उस समय देखिएगा 1929 दिसंबर 1929, आगे जाकर 26 जनवरी 1930 हम लोग बोलेंगे। ठीक है, देखिए दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर कांग्रेस सेशन में पहली बार कांग्रेस पार्टी में पूर्ण स्वराज की गूंज उठी। दिसंबर 1929 को जब लाहौर में कांग्रेस की बैठक हुई, सभी लीडर बैठे, बैठने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय उस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन सभी लोगों को पहिया लगाया गया कि हमें अब क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। अब हम लोग को कोई विधि कानून कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ भी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पहली बार यह डिसीजन लिया गया था। फिर यही जो है 26 जनवरी 1930 को लिया गया, जिसकी वजह से आपके यहाँ 26 जनवरी को रिपब्लिक डे आज भी मनाया जाता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 1949 में 1949 में ही बन गई थी, लेकिन 26 जनवरी को लागू हुआ ना, क्यों? क्योंकि इसी 26 जनवरी को इन लोगों ने पूर्ण स्वराज का डिमांड किया था। ठीक है, यही हुआ था। चलिए अब देखते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज मांग रही है, कांग्रेस पार्टी भी पूर्ण स्वराज मांगने लगी। और उधर पूर्ण स्वराज का अब देख ही सकते हैं, स्वराज पार्टी ने भी गूंज उठाया था, सुभाष चंद्र बोस ने भी डिमांड कर दिया था पूर्ण स्वराज का। जब चारों तरफ पूर्ण स्वराज का गूंज उठा, आगे देखिए जब पूर्ण स्वराज का होने लगा, फिर गांधी जी कैसे चुप रहते? इन्होंने भी डिसाइड लिया कि हमें भी क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। अब पूर्ण स्वराज के लिए गांधी जी ने कहा कि इस बार हम लोगों को और भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। अब कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा? तो देखिए, गांधी जी चूज सॉल्ट एज द मीडियम दैट कुड यूनाइट द नेशन एज इट इज कंज्यूम्ड बाय ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गांधी जी ने देखा कि यार बड़ा मूवमेंट करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ हिंदू और मुस्लिम सबको एक करना पड़ेगा। इन्हीं सभी को एक करने के लिए इन्होंने कहा क्या आइडिया लगाया जाए। उस बार तो नॉन कोऑपरेशन लगा लिए थे, लेकिन इस बार क्या लगाया जाए? तो उन्होंने देखा नमक, कि हमारे देश में ही नमक का प्रोडक्शन होता है, ऐसी नमक का प्रोडक्शन होता है और हम लोगों पर कर ज्यादा लगा दिया जाता है, नमक का ज्यादा हो जाता है। और नमक तो सभी धनी गरीब हर धर्म हर तरह के लोगों को जरूरत है। ठीक है, तो जरूरत जब है, सबको जरूरत है, तो अगर कहीं इसको मुद्दा बनाया जाए तो गांधी जी ने कहा अच्छा मौका है। ठीक है, गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग को सॉल्ट मार्च करना होगा। ठीक है, हम लोग को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करना पड़ेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम लोग आज्ञा नहीं मानेंगे। गांधी जी ने जो तुरंत दांडी मार्च स्टार्ट किया। कब? तो गांधी देखिए उधर क्या हो रही थी, इधर साल्ट और दांडी मार्च बिगिन ऑन मार्च 12, 1930। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को जो अपना दांडी मार्च आरंभ किया। यह दांडी मार्च आरंभ किए जब, तो 6 अप्रैल 1930, देखिए 12 मार्च को चले हैं और 6 अप्रैल को 1930 1930 में गांधी रिच दांडी, गांधी दांडी पहुंचे। दांडी कहां? तो देखिए गुजरात का एक गांव। जब वह पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद जो बैरिकेड बनाई गई थी कि आप उधर नहीं जा सकते हैं, ये ब्रिटिश का मतलब ये सरकार के पूरे जो है अंग्रेजी सरकार के अधीन है, लेकिन गांधी जी उस बैरिकेड को तोड़कर आगे गए। मतलब तोड़कर मतलब वहां पर भी उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद अंदर गए, अंदर करने जाने के बाद उन्होंने नमक अपने हाथ में उठाया और उठाकर अपने पॉकेट में रख लिए। तो इस तरह से उन्होंने कानून तोड़ दिया। जहां कानून लागू था कि आप नमक नहीं ले सकते हैं, आप उस एरिया में नहीं जा सकते हैं, जाकर उन्होंने ये कानून तोड़ दिया। और जब उन्होंने कानून तोड़ा ना, तो पूरे देश में कानून तोड़ने शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा का मतलब आज्ञा
ना मानना, यही सिविल डिसओबीडियंस, ओबीडियंस और डिसओबीडियंस आप समझ सकते हैं। तो डिसओबीडियंस मूवमेंट चारों तरफ शुरू हो गया। यह डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एकदम डिफरेंट था। क्यों डिफरेंट था? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था कि आपको कॉपरेशन नहीं करना है बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपको कॉपरेट नहीं करना है, यही ना था। लेकिन इस मूवमेंट में साल्ट मार्च में जो गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इस आंदोलन में आपको क्या करना है, ये देखिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, रिफ्यूज टू कॉपरेशन, मतलब कॉपरेशन भी नहीं करना है और साथ ही कॉलोनियल लॉ तोड़ना है, मतलब कोई कानून नहीं माननी है। चारों तरफ ये होने शुरू हो गया। लोग जो है फॉरेन गुड्स जलाना शुरू कर दिए, टैक्स देने से मना कर दिया, यहां तक इन्होंने फॉरेस्ट लॉ जो था, कानून जो बैन था क्या फॉरेस्ट में जा सकते हैं, उसको भी तोड़ दिया गया। समझ में आना, ये सभी चीजें होने शुरू हो गए थे। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी, ब्रिटिश सरकार भी चुप नहीं थी। ब्रिटिश सरकार भी ने भी जो है इन सारी पॉलिसी को, यहां तक इस आंदोलन को पूरी तरह से, मतलब बर्बरता से कह सकते हैं, बर्बरता के साथ जो इसे पूरी तरह से दबाने की कोशिश की। ठीक है, जब दबाने की कोशिश की और दबाने में बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया। जब देखे गांधी जी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, यहां तक कि गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया, नेहरू जी को भी गिरफ्तार किया गया था। सोच लीजिए, यहीं पर जब गिरफ्तार कर लिया गया था ना, तो चारों तरफ लोग हल्ला करने लगे, गांधी जी कम बैक, गांधी जी कम बैक। तभी उसी समय ब्रिटिश के सिपाही पूरे सिर पर ऐसे हाथ रख ली कि वाह, इस गांधी को मैं कहां ले जाऊं, अंदर ले जा रहा हूं तो वही हाल, बाहर रख रहा हूं तो वही हाल, कहां ले जाऊं इस व्यक्ति को हम, बड़ा दिक्कत है, ये अपने साथ आंधी लेकर चल रहा है, करे तो करे क्या। गांधी जी ने देखा कि वायलेंस के रूप ले रहा है यह आंदोलन, उन्होंने उस आंदोलन को तुरंत बंद कर दिया। जो ही बंद किया ना, तो बंद करने के बाद तब तक से देखिएगा, जो ही बंद किया इन्होंने, बंद करने के बाद इधर गांधी, फिर उसके बाद 1900 गांधी जेल से बाहर है, उसी समय इन्होंने इरविन को लेटर लिखा था, उन्होंने अपनी डिमांड कुछ रखी थी। इसी को लेकर 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन वायसराय, उस समय वायसराय देखिए 1931 में उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट होता है, एक समझौता होती है। ठीक है, वो समझौता होती है और उसी समझौता के द्वारा लॉर्ड इरविन ने कहा कि आपकी बात जायज है, आप पूर्ण स्वराज का डिमांड करिए, आप जाइए, मैं चाहता हूं कि आप लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाइए, वहां अपनी बातें रखिए। ठीक है, लंदन जो है दिसंबर 1931, उसी समय गांधी जी लंदन गए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज, गोल मेज का मतलब क्या होता है, टेबल गोल रहेगा और सभी लोग उसमें बैठेंगे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए, फर्स्ट राउंड में नहीं गए थे, सेकेंड राउंड में गांधी जी गए। जब लंदन पहुंचे तो वहीं पर गांधी जी के, मतलब कि चर्चिल ने कहा था कि यह सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ फकीर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को फकीर किसने कहा था, तो चर्चिल ने कहा था। ठीक है, लेकिन फिर चर्चिल को समझाया गया था कि गांधी नहीं, भारत का आंधी है। ठीक है, खैर गांधी जी जो है जब लंदन पहुंचे, लंदन जाने के बाद उन्होंने जो है अपनी जो कंडीशन रखे ना, तो अपनी कंडीशन वो एक साइड में रखे, तो दूसरे साइड में कौन बैठे थे, मोहम्मद जिन्ना, वो अपनी डिमांड रखने शुरू कर दिए कि हमें इलेक्ट्रोल क्या चाहिए, हमको सेपरेट इलेक्ट्रोल चाहिए, कि हमारे इस्लाम धर्म मुस्लिम बिरादरी के लिए हमें सेपरेट इलेक्ट्रोल चाहिए, हमें अलग से दे दीजिए। उन्होंने अपनी डिमांड रखी, उधर गांधी जी ने अपना डिमांड रखने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर अधिकारी जब नहीं सुने, जो मतलब ब्रिटेन के जो रानी थी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे, जब नहीं सुने ना, तो उसके बाद गांधी जी ने वहीं पर फाइल छोड़ा और पूरा निराश खाली हाथ भारत वापस आ गए। जब भारत खाली हाथ वापस आ गए ना, तो उसी समय आते समय गांधी जी की, जब भारत खाली हाथ आए ना, उसी समय से गांधी जी का आप कह सकते हैं पूरा पॉपुलैरिटी कम हो गया, पूरी लोकप्रियता कम हो गई थी। गांधी जी पूरी लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने शुरू हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए जब लोकप्रियता कम होने लगी, गांधी जी रिलेंस द सिविल डिसोबीडियंस, गांधी जी ने फिर 1934 में अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खुद तैयार किया कि इस बार भी चालू करेंगे, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। गांधी जी को सब कोई का भरोसा टूटने शुरू हो गया था, गांधी जी क्या कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए जब कोई साथ नहीं दिया,
तो आखिर ये आंदोलन के लोगों ने किस किस रूप में देखा, क्यों नहीं शामिल हुए? देखिए यहां पर अगर चले जाइएगा तो हमारे देश में जो रिच पीपुल है, जो धनी लोग हैं, तो जितने धनी किसान थे ना, वो सभी लोग गांधी जी के मूवमेंट में इसलिए शामिल थे, वो लोग चाहते थे कि जो है ब्रिटिश को हम लोग रेवेन्यू हमारी घटा दी जाए। रेवेन्यू घटाने के मकसद से वो लोग शामिल हुए थे। और जब ब्रिटिश सरकार ने वो ऐसा करने से मना कर दिया ना, तो देखिए दोबारा वो लोग रीज्वाइन द मूवमेंट, गांधी जी के दूसरे मूवमेंट में वो लोग तैयार नहीं हुए। मतलब धनी लोगों का एक अलग ही सोच था। जो रिच पीजेंट था ना, तो वो चाहते थे कि हमारा रेवेन्यू कम हो जाए, ताकि रेवेन्यू कम देना पड़ेगा, इस मकसद से थे। लेकिन गांधी जी को खाली हाथ जब देखा ना, कुछ रिजल्ट नहीं हो रहा था, तो इन लोगों ने गांधी जी के अगली बार आंदोलन में शामिल ही नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर अगर चले जाइए, अगर देखिए अपने सोसाइटी का दूसरा सेक्शन देखिए, पुअर पीजेंट, जो गरीब किसान थे, वो गरीब किसान चाहते थे कि जो हम लोग जमीन रेंट पर लेते हैं ना, गांव में अक्सर भाड़े पर जमीन खेत ले लेते हैं, हम लोग खेती करते हैं, तो जो रेंट रहता है ना, वो हमें माफ कर दिया जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब माफ कर दिया जाए, उन लोगों ने भी अपने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी का साथ दिया, लेकिन कोई रेंट में छुटकारा नहीं मिला। जब छुटकारा नहीं मिला तो ये भी गांधी जी के अगली बार आंदोलन में नहीं शामिल हुए। वहीं तीसरा बिजनेस क्लासेस को चल जाइए, ये लोग का भी देख लीजिए सोच। आफ्टर द वार देयर ह्यूज प्रॉफिट वर रिड्यूस, मतलब युद्ध के बाद ना जो इन लोग को बेनिफिट हो रही थी, तो वह बेनिफिट पूरी तरह से घट गई। तो इन लोगों ने जो है सीधा से ये माना कि इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स से स्टार्ट हो जाए, ताकि हमारी बिजनेस रनिंग में शुरू हो जाए। व्यापारी भी यही चाहते थे, लेकिन इधर देश में तो पूरे आंदोलनकारी शुरू थे फॉरेन गुड्स को लेकर, जिसकी वजह से अगर देखा जाए, इन्होंने देखा कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा है। द स्प्रीड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, वही ना मिलिटेंट एक्टिविटीज, जो विद्रोह हो रहा था, वरीज ऑफ प्रोलॉन्ग बिजनेस डिस्ट्रप्शन एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंग कांग्रेस फोर्स देम नॉट टू ज्वाइन द मूवमेंट। सोच लीजिए, जब इन लोगों को लगा कि अब हम लोग के लिए कोई रास्ता नहीं बनेगा ना, तो अगली बार इन लोगों ने भी आंदोलन करने से मना कर दिया। रही बात औरतों की, तो वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च। गांधी जी के साथ वो भी खड़ी थी सब, ठीक है। तो गांधी जी के साथ इसलिए खड़ी थी, वो औरतों का डिमांड था कि हम लोगों को भी जो है इलेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, हर जगह लीडरशिप करने में, हम लोगों को भी कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी में हम लोगों को भी शामिल किया जाए। इस मकसद से वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से अगली बार औरतों ने भी साथ नहीं दिया। मतलब गांधी जी का आप कह सकते हैं कि गांधी जी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सभी हमारे देश के जितने भी सेक्शन के लोग हैं, सभी लोग अपनी अपनी वैचारिकता लेकर साथ खड़े थे। लेकिन गांधी जी के खाली हाथ आने के वजह से सभी लोग को लगा कि अब कहीं से कुछ होने वाला नहीं है, जिसकी वजह से गांधी जी ने अगली बार आंदोलन शामिल किया ना, स्टार्ट किया ना, तो कोई साथ नहीं दिया था। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। जब कोई साथ नहीं दिया, आगे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए लिमिट्स। अब कहिएगा कि सर तो ये बताइए कोई साथ भी नहीं दिया, आखिर ये सीमित कैसे रह गया? द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। एक साइड में हमारे सोसाइटी में एक बड़ा सा सेक्शन जो है, एक बड़ा सा वर्ग जो दलित हम कह सकते हैं, जिसको उस समय अनटचेबल लोग कहा जाता था, उन लोगों ने तो आंदोलन में भाग ही नहीं लिया। क्यों नहीं भाग लिया? तो उन लोगों ने भाग क्यों नहीं लिया, जबकि ये हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा है। आप भी आज भी अगर लोग कहा जाता है ना कि भारत के नेटिव सिटीजन, इन्हीं को कहा जाता है नेटिव सिटीजन, ठीक है। अब देखिए इन लोगों का क्या था कि दलित लोग क्या मांग रहे थे, रिजर्वेशन ऑफ सीट, कि हम दलितों को भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन, आरक्षण दी जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब हम लोगों का भी अलग दे दिया जाए व्यवस्था। बड़ा कष्टदायी था कि मोहम्मद जिन्ना उधर कह रहे हैं कि हम लोग को सेपरेट चाहिए, ये कह दे कि हमको चाहिए, कोई और सोसाइटी कह दे हमको चाहिए, तब तो भारत के खंड ही खंड हो जाएंगे, अलग ही अलग हो जाएंगे सब, ठीक है, सबको अलग अलग दे देंगे तो बहुत बड़ी समस्या थी। इसी डिमांड के चलते ही लोग आंदोलन में शामिल नहीं हुए। इधर भीमराव अम्बेडकर इसी सेक्शन को, सोसाइटी को देखकर इन्होंने खुद जो है दलित, देखिए इन्होंने क्या बनाया, एसोसिएशन बनाया था 1913 में, जिसको डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कहा जाता है, ठीक है, सबसे प्रताड़ित वर्ग, डिप्रेस्ड माने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, प्रताड़ित वर्ग, ठीक है। ही क्लास विद गांधी जी, गांधी जी का इनसे टकराव हो गया। जब इन्होंने सेपरेट मांगा ना, तो गांधी जी के साथ डिक्लेयर हो गया, जिसकी वजह से गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर ये दोनों लोग के साथ जो है
इधर देखिए पूना पैक्ट, यह ना पूना पैक्ट, ये पूना पैक्ट, इसी को पूना पैक्ट है। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर ये दोनों लोग के साथ 1930 में पूना में बैठक हुआ, इसलिए इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। और पूना पैक्ट में बैठक होने के बाद यहाँ उन्हें जो है प्रोविंशियल, ठीक है, जो राज्य होता है और जो सेंट्रल काउंसिल है, जो केंद्र है, उसमें जो है इन लोगों को गांधी जी ने रिजर्व सीट देने का वादा किया, तब जाके ये कहीं शांति स्थिर हुए और साथ देने का कोशिश की, ठीक है। लेकिन आंदोलन के समय नहीं, तो नहीं शामिल हुए, नहीं तैयार हुए, नहीं शामिल हुए, ठीक है। इधर देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो खुद चाहते थे कि सेंट्रल असेंबली में हम लोग को रिजर्व सीट चाहिए। देखिए द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग एमए मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल असेंबली, ये खुद डिमांड कर रहे थे। लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये भी जो है मांग कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसी डिमांड के वजह से नहीं शामिल हुए थे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ सकता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे लिमिट्स रह गया, तो लिमिट्स जो अगर देखा जाए तो हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा सेक्शन या क्लास, जैसे हम एसटी एससी कहते हैं, चाहे दलित समुदाय, और दूसरे साइड में मुस्लिम समुदाय, इन लोगों ने आंदोलन में शामिल ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम आंदोलन लिमिट में रहा। वहीं दूसरी तरफ अन्य लोगों ने फिर दोबारा कोशिश क्यों नहीं किया, तो पिछले जस्ट हम लोगों ने पीछे बात किया, आप रिकैप कर सकते हैं या फिर पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अब जब चार तरफ आंदोलन चल रहा था तो उस समय लोगों के अंदर अपनी भी सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आने लगी। तो उसी समय हम लोगों ने देखिए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, मतलब अपनी पहचान आने लगी, ठीक है। देखिए द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैम पार्टली थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, जो साथ मिलकर जो स्ट्रगल कर रहे थे ना, उन लोगों की वजह से ये सब आने शुरू हो गया था, ठीक है। तो उन लोगों ने अपना जो है, हम लोगों ने अपने भारत का जो है, हम लोगों ने क्या किया, अपना स्लोगन बनाना, अपना इमेज बनाना। हम लोग जैसे भारत माता, ठीक है, चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो एक शांति प्रिय इमेज बनाया गया था, हम लोगों ने उसे भारत माता माना। फिर आगे जाकर इस इमेज को अपडेट भी कर दिया गया, देखिए यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, ठीक है, ये सभी किया गया। हम लोगों ने 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग, जो 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग मनाया गया था, उसको फिर से डिजाइन किया गया, ठीक है। देखिए रेड ग्रीन एंड व्हाइट, हैड अ स्पाइनिंग व्हील इन द सेंटर। इस तरह का हम लोगों ने जो झंडा भी अपना माना, अपना स्लोगन बनाया, अपना सिंबल अपनाया, तो हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो गई कि यही हमारे देश की पहचान है, हम इसी देश के नागरिक हैं, हम इसी तले झंडे के तरह हैं। इस तरह से बनने शुरू हो गया। तो ये हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब छोटा सा एक रिवीजन रहा, ठीक है। और भी वीडियो में हमने डिटेल्स दे रखा है। एक बार मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा 1900 से 1947, पूरा कंटिन्यू बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।